अब चलते बेटा आगे। अब देखते हैं अपना कंसेप्ट नंबर 5, दैट इज स्लोप ऑफ ए लाइन। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये कंसेप्ट है। मैथमेटिक्स में आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स में भी स्लोप ऑफ ए लाइन की बेटा आप एप्लीकेशन देखते हो, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे, हायर क्लासेस में बेटा आप फाइनेंस में भी पढ़ोगे, कॉस्टिंग में भी पढ़ोगे। तो जब तक बेटा आप पढ़ाई करोगे ये कंसेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो बिल्कुल बेटा डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे, बिल्कुल फील करेंगे कि स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपको एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पे समझना होगा। हाँ जी सर बिल्कुल समझाओ। अगर आपने वो नहीं समझा तो इसका मतलब यह है स्लोप ऑफ ए लाइन का बेटा आप रट्टा लगा रहे हो। आप मुझे बताओ, एक छोटा सा सवाल आपसे, आप बचपन से डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाते आ रहे हो, आप हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस पे दिखाते हो और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे। ऐसा क्यों बेटा, जल्दी बताओ ऐसा क्यों? नहीं सर बिल्कुल भी हमें नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। अब इसको समझते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दिखाते हैं और वाई एक्सिस पे बेटा, वाई एक्सिस पे हमेशा हम डिपेंडेंट वेरिएबल को दिखाते हैं। अब टाइम को हम एक्सिस पे क्यों दिखाते हैं? क्योंकि टाइम बेटा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है। टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उसकी बेटा एक अपनी ही चाल है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई बांध नहीं सकता। तो वो क्या हुआ, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट हुआ। बट जो डिस्टेंस है, आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो डिपेंडेंट है आपके टाइम के ऊपर। इसलिए डिस्टेंस को हमेशा हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर यहां तक क्लियर हुआ। ये हमने क्यों समझा। अब आप जब भी ग्राफ बनाओ और दो वेरिएबल की स्टडी करो तो आपको समझ में आना चाहिए कि इन दोनों वेरिएबल में से इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। उसके अकॉर्डिंग बेटा आप उनकी यहाँ पे स्टडी करोगे। क्लियर हुआ? हाँ जी सर क्लियर हुआ। अब यहाँ बेटा अब धीरे धीरे हम अपना कंसेप्ट बिल्डअप करते चले जाएंगे। ये क्या होता है सर, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। अब आपको बेटा यहाँ पे मान लेना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो दिए गए हैं ये रिलायंस कंपनी के शेयर के प्राइसेस हैं। अरे सर क्या बात करो, इतनी बड़ी बड़ी बातें हम पढ़ेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल रियल लाइफ से कोरिलेट करते हुए चलेंगे। रिलायंस कंपनी के शेयर के प्राइसेस दिए गए हैं और वाई एक्सिस पे टाटा कंपनी के शेयर के प्राइसेस दिए गए हैं। ठीक है सर, अब आपको बेटा बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ आपको उसका जवाब देना है। रिलायंस के कंपनी के शेयर का प्राइस जब 2 रुपये था और टाटा का कितना था, जल्दी बताओ बेटा। सर टाटा का उस टाइम 1 रुपये था। ठीक है जी, रिलायंस के कंपनी के शेयर का प्राइस 6 रुपये हो गया। ठीक है जी 6 रुपये हो गया। और टाटा का कितना हो गया सर? टाटा का 3 रुपये हो गया। ठीक है, अब बेटा आपसे एक सवाल, आपसे बेटा एक सवाल। अब आपको मुझे ये बताना है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान से सुनना बिल्कुल ध्यान से, कि रिलायंस के शेयर के प्राइस में चेंज आने से टाटा के शेयर के प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, ये आपको बताना है। दोबारा सुनो बेटा, रिलायंस के शेयर के प्राइस में चेंज आने से टाटा के शेयर के प्राइस में कितना चेंज आया, अगर आपने ये बता दिया तो इसका मतलब ये है स्लोप ऑफ ए लाइन का बेटा कंसेप्ट आपने समझ लिया। अब ये कैसे बताएंगे, मैं किसकी बात कर रहा हूं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। वाई मतलब यहां पे टाटा के शेयर की बात हो रही है, किसकी रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप इसको निकालना चाहते हो कैसे निकालोगे? एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे लिख दूं चेंज इन वाई, चेंज इन वाई मतलब टाटा के शेयर के प्राइस में क्या चेंज आ रहा है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, तो क्या जो मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको मिल नहीं जाएगा? बड़े ध्यान से देखो, अब मैं यहां पे कह रहा हूं आपसे, ये मेरे पास क्या आ गया y1, ये x1, ये y2 और ये मेरे पास आ गया x2। चेंज इन y बेटा मैं क्या लिख सकता हूं? चेंज इन y 1 से 3 हो गया, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि y2 माइनस y1, ये चेंज आ गया बेटा टाटा के शेयर के प्राइस का। अब यहां पे मुझे चेंज लिखना है तो x2 माइनस x1, रिलायंस के शेयर के प्राइस का चेंज आ गया। अब यहां पे कितना आ गया 3 माइनस 1, हाँ जी सर बिल्कुल 3 माइनस 1, और यहां पे आ गया 6 माइनस 2। आपके पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया बेटा आपके पास 0.5। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास जो 0.5 आया इससे आप क्या समझे?
जल्दी बताओ बेटा 0.5 से आप क्या समझे? मैंने लिखा चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। इससे बेटा हमें यह समझ में आया कि रिलायंस का शेयर का प्राइस अगर 1 रुपए से बढ़ेगा तो टाटा का शेयर प्राइस 0.5 से बढ़ेगा। अगर रिलायंस का शेयर प्राइस 2 रुपए से घटेगा तो टाटा का शेयर प्राइस 1 रुपए से घटेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि रिलायंस के शेयर के प्राइस की जो चाल है, रिलायंस के शेयर के प्राइस की जो चाल है उसकी आधी चाल टाटा के शेयर के प्राइस की होगी। अगर रिलायंस का शेयर प्राइस 10 रुपए से बढ़ा तो टाटा का शेयर प्राइस 5 रुपए से बढ़ेगा। हम यहां पे देख भी सकते हैं, रिलायंस का शेयर प्राइस 2 था और टाटा का 1 था। रिलायंस का शेयर प्राइस जब बेटा 4 हुआ तो यहां पे टाटा का शेयर प्राइस 2 हुआ। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो एक चीज, यहां पे 2 से 4 2 रुपए बढ़ा और यहां से 1 से 2 1 रुपए बढ़ा, मतलब हाफ बढ़ा, तो इसलिए हमारा यहां पे क्या है, हाफ आया। यहां पे रिलायंस का शेयर प्राइस 6 हुआ तो टाटा का 3 हुआ, तो 0.5 आपको समझ में आया? हाँ जी सर, अच्छे से समझ में आया। नहीं आया तो बेटा आगे भी एग्जाम्पल है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां आ जाओ, अब यहां पे अब हम स्टडी करते हैं। यहां पे क्या बेटा, अगेन ये हमारे पास रिलायंस कंपनी के शेयर के प्राइसेस हैं और यहां पे टाटा के। अब आपको बताना है, अब यहां पे देखो बेटा, रिलायंस की कंपनी का शेयर का प्राइस जब 1 रुपए था तो टाटा का कितना था? सर टाटा का 2 रुपए था। ठीक है, रिलायंस की कंपनी के शेयर का प्राइस जब 3 हुआ, ठीक है, अच्छा जी, जब 3 हुआ तो उस टाइम टाटा के शेयर का प्राइस 6 हुआ। क्या बात है। अब यहाँ पे अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे आप चेंज बताओ कि रिलायंस के शेयर के प्राइस में चेंज आने से टाटा के शेयर के प्राइस में कितना चेंज आया है। यहाँ पे अगेन हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया, y1 x1 y2 x2। फटाफट बताओ बेटा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, सर विद रिस्पेक्ट टू x। डायरेक्टली यहां पे अब हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आपके पास क्या आ गया 6 माइनस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, 4/2 आपके पास आ गया। हाँ जी सर, हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। अब आप ये बताओ बेटा, इस 2 से आपको क्या समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा, इस 2 से आपको क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस का शेयर का प्राइस अगर 1 रुपए से बढ़ेगा तो टाटा का शेयर प्राइस 2 रुपए से बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा। मतलब यहां पे टाटा के शेयर की प्राइस की जो चाल है रिलायंस के शेयर के प्राइस से 2 गुना है। अगर रिलायंस का शेयर प्राइस 10 रुपए से बढ़ता है तो टाटा का शेयर प्राइस 20 रुपए से बढ़ेगा। बात समझ में आई? रिलायंस का शेयर प्राइस अगर 10 रुपए से घटता है तो टाटा का शेयर प्राइस 20 रुपए से घटेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। तो 2 का मतलब क्या हुआ, टाटा के शेयर के प्राइस की चाल डबल है रिलायंस के शेयर के प्राइस से। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। अब चलते हैं बेटा अपना, अब यहां पे बेटा आपका छोटा सा टेस्ट है। यहां पे आप मुझे बताओगे ये क्या है, रिलायंस, यहां पे क्या है बेटा, टाटा। अब आप मुझे बताओ कि जब रिलायंस का शेयर का प्राइस 1 रुपए था, ठीक है, उस टाइम टाटा का भी 1 रुपए था। रिलायंस का शेयर का प्राइस अगर 3 हुआ, ठीक है, और टाटा का शेयर का प्राइस भी 3 हुआ, बेटा बिना किसी कैलकुलेशन के सिर्फ मुझे ये बताओ, जैसे यहाँ पे 0.5 2 रिजल्ट आया, यहाँ पे क्या आएगा? बेटा अगर आपने बता दिया तो इसका मतलब आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। जल्दी बताओ बेटा यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी बताओ बेटा यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी सोचो बेटा, जल्दी। y1 x1 y2 x2। बेटा जिन्होंने निकाल लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं निकाला बेटा यहाँ पे अगेन ध्यान से समझे। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x की बात यहाँ पे हो रही है। अब कितना आ जाएगा हमारे पास, अगेन बेटा यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 3 माइनस 1 और नीचे भी क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 आ जाएगा। हाँ जी सर, 2 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे 1 आ गया। अब बेटा इस 1 का मतलब क्या हुआ,
अरे सर इस 1 का मतलब ये हुआ कि अगर रिलायंस का शेयर का प्राइस 1 रुपये से बढ़ेगा तो टाटा का शेयर प्राइस भी 1 रुपये से बढ़ेगा। रिलायंस के शेयर के प्राइस की जो चाल है वही सेम चाल टाटा के शेयर के प्राइस की है। तो 1 का मतलब समझ में आया? हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे समझ में आया। हम देख भी सकते हैं जब 1 था तो टाटा का भी 1 था, जब यहाँ पे 3 हुआ रिलायंस का तो टाटा का भी 3 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ तो बेटा यहाँ पे टाटा का भी 4 हुआ। तो यहाँ पे 1 की इंटरप्रिटेशन बेटा हमें समझनी है। ये समझ में आया? तो बेटा ये आपने जो समझा 1, 2 और 0.5 इसको ही हम बोलते हैं बेटा स्लोप ऑफ ए लाइन। बस बेटा इतना सा ही ये कंसेप्ट है। अगर मैं डायरेक्टली उसको मैथमेटिक तरीके से कराता तो आप रट्टा लगा रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आता कि स्लोप ऑफ ए लाइन का क्या कंसेप्ट है। अब दूसरी बात, अगर आपको यही नहीं पता कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप स्टडी कैसे करोगे? अगर आप यहाँ पे देखो 0.5, 2 और 1 ये किसके चेंज की बात हो रही है? ये वाई मतलब टाटा के शेयर के प्राइस के चेंज की बात हो रही है। रिलायंस को हमने यहाँ पे क्या माना? इंडिपेंडेंट माना। हमने देखा कि रिलायंस के शेयर के प्राइस में चेंज आने से टाटा में कितना चेंज आ रहा है, तो ये 0.5, 2 और 1 ये किसकी बात कर रहा है? ये वाई के चेंज की बात कर रहा है। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है आगे बेटा ये, और अब हमारे पास इनवर्स वाले रिलेशन है, अभी हम ये भी स्टडी करेंगे। फटाफट आप इसको कॉपी करो। अब चलते बेटा आगे। अब यहां पे बेटा थोड़े से केसेस हमें और पढ़ने हैं। ठीक है फिर हमारे सारे केसेस कवर हो जाएंगे। ठीक है सर जल्दी से करो बेटा, स्पीड थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है सर? यहाँ बात हो रही है रिलायंस की और यहाँ पे बात हो रही है टाटा की। बेटा अब आपकी बारी, अब आपको फटाफट बताना है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं कि रिलायंस का शेयर का प्राइस बेटा जब 2 रुपये था, ठीक है उस टाइम टाटा का शेयर प्राइस 3 रुपये था। ठीक है जी, रिलायंस का शेयर प्राइस 2 से बेटा 6 हो गया, बढ़ गया। ठीक, टाटा का शेयर प्राइस कितना हो गया? ओहो ओ माय गॉड, टाटा का शेयर प्राइस सर घट गया, वो 3 से 1 हो गया। इसको मैं बोल सकता हूँ ये मेरा y1 था, ये मेरा x1 था, 3 से 1 हो गया, ये y2 हो गया, और ये 2 से 6 हो गया, ये मेरा x2 हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया रेट ऑफ चेंज बताओ कितना है, कि रिलायंस में चेंज आने से टाटा में कितना चेंज आया? जल्दी बताओ। कैसे बताओगे सर? अभी तो आपने बताया रेट ऑफ चेंज कैसे? रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे आएगा सर? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है? 1 है, y1 क्या है? 3 है, x2 यहाँ पे 6 है, और हमारे पास x1 2 आ गया, -2 डिवाइडेड बाय 4 मेरे पास -0.5 आ गया। ओहो सर यहाँ तो माइनस में आ गया। हाँ बेटा माइनस में आ गया। अब आप मुझे बताओ इस माइनस का यहाँ पे मीनिंग क्या है? 0.5 तो बेटा आपको पता, माइनस का यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ? माइनस का बेटा यहाँ पे मतलब ये हुआ कि रिलायंस और टाटा के शेयर के प्राइस में इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। अगर रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ता है तो टाटा का घटेगा, अगर रिलायंस का घटता है तो टाटा का बढ़ेगा। बेटा ये माइनस का मीनिंग हुआ। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि रिलायंस का शेयर प्राइस 2 से 6 हुआ तो क्या हुआ बेटा? 4 से बढ़ा। हाँ जी सर 4 से बढ़ा। और टाटा का शेयर प्राइस 3 से 1 हो गया, मींस 2 से घटा। तो जितना ये बढ़ा उसका आधा टाटा का घटा, जितना रिलायंस का बढ़ा उससे आधा टाटा का घटा, इसलिए -0.5 आया। बात समझ में आई? हाँ जी सर बात अच्छे से समझ में आई। माइनस का मीनिंग होगा कि रिलेशन इनवर्स है। हाँ बेटा बिल्कुल सही। अब हम आगे चलते हैं फटाफट। अब हमें थोड़ी स्पीड यहाँ पे खींचनी है। यहाँ पे क्या है? रिलायंस। यहाँ पे बेटा क्या आ गया? यहाँ पे अगेन टाटा। अब यहाँ पे बेटा अगर मैं बात करूँ कि रिलायंस का शेयर प्राइस अगर यहाँ पे 1 रुपये था तो टाटा का 6 रुपये था। रिलायंस का शेयर प्राइस बेटा यहाँ से 1 से 3 हो गया, और टाटा का कितना हो गया सर? टाटा का 6 से 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? जल्दी बताओ। रेट ऑफ चेंज इन वाई बेटा क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास क्या आ जाएगा सर? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। हमारे पास कितना आ गया? यहाँ पे क्या था? ये मेरे पास था y1, ये था x1, ये y2 हुआ, और ये मेरे पास x2 हुआ। ठीक, y2 मेरे पास क्या है यहाँ पे सर? y2 यहाँ पे 2 है, y1 6 है,
x2 यहाँ पे सर 3 है, x1 1 है, तो मेरे पास क्या आ गया -4 डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास बेटा -2 आ गया। ठीक है, -2 से बेटा अगेन क्या आप समझे सर, इनवर्स रिलेशन है। 2 का मीनिंग बेटा आप समझते हो, रिलायंस के शेयर की प्राइस की जो चाल है उससे 2 गुना चाल टाटा के शेयर के प्राइस की है, बट इनवर्स रिलेशन में। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर, यहां तक बिल्कुल अब अच्छे से समझ में आ रहा है। पीछे बेटा हमने काफी टाइम लगा दिया, तो यहां पे हम ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगेन बेटा ये लास्ट केस, बस ये लास्ट केस, रिलायंस और टाटा। यहां पे भी बेटा इस वाले केस में बात करें तो यहां पे बेसिकली हम सब केसेस कवर कर रहे हैं, 1 से कम, ठीक है ना, मतलब -0.5, -2, अब ये लास्ट केस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो सब केसेस आपके पास कवर हो जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर रिलायंस का शेयर प्राइस यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 रुपये था, तो उस टाइम टाटा का 3 था। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल। और जब बेटा यहाँ पे रिलायंस का शेयर प्राइस 4 हुआ तो टाटा का यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। ओहो, यहाँ पे 1 हो गया। तो ये तो समझ में आ गया, इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ये y1 है, ये x1 है, ये y2, 3 से 1 हो गया, y2 हो गया, और ये मेरे पास x2 हो गया। अब मेरे पास क्या आएगा, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x में चेंज आने से y में कितना चेंज आ रहा है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। कितना आ गया बेटा यहाँ पे 1 माइनस 3, और यहाँ पे भी कितना आ गया 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास क्या आ गया -1 आ गया बेटा। अभी इस -1 का मीनिंग क्या हो गया, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है, और 1 तो बेटा आपको पता है, अभी पीछे मैंने आपको समझाया कि रिलायंस के शेयर के प्राइस की जो चाल है वही टाटा के शेयर के प्राइस की होगी, बट इनवर्स रिलेशन में होगी। रिलायंस का शेयर प्राइस अगर 10 से बढ़ता है तो टाटा का शेयर प्राइस 10 से घटेगा, रिलायंस का शेयर प्राइस अगर 10 से घटता है तो टाटा का शेयर प्राइस 10 से बढ़ेगा। यहां तक बात समझ में आई? हाँ जी सर, यहां तक बात समझ में आई। तो बेटा जो ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये ही हमारा स्लोप है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यही हमारा स्लोप है। अब थोड़ा सा हम इसको मैथमेटिकल वे में बेटा कवर करेंगे। आप ये समझ सकते हो, आप अगर इस टाइप से है तो इसको हम बोलेंगे बेटा नेगेटिव स्लोप, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलेंगे जीरो स्लोप। ठीक है, अगर बेटा इस प्रकार से हमारा बनता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। अब मैथमेटिक्स में स्लोप को क्या बोला जाता है, मैथमेटिक्स में स्लोप की क्या डेफिनेशन दी जाती है कि लाइन कितनी स्टीप है, लाइन कितनी स्टीप है उसको बोला जाता है कि लाइन का स्लोप क्या है। अगर मैं डायरेक्टली आपको ये समझा देता तो आप बेटा रट लेते। जैसे कि अब यहां पे हम बात करते हैं, ये लाइन है, ये लाइन जितनी एक्स एक्सिस के पास होगी इसका स्लोप बेटा उतना ही कम होगा। इसका मतलब ये उतनी कम स्टीप है। जैसे यहां पे ये लाइन एक्स एक्सिस के पास है, वाई एक्सिस से थोड़ी दूर है, तो इसका स्लोप 0.5 आया। क्लियर? अब ये जो है, ये लाइन जो है हमारी, अब ये वाई एक्सिस के क्लोज है, ठीक है ना। अब इसका जो स्लोप है बेटा अगर आप देखो तो 1 से ऊपर है, इसका स्लोप 2 है। तो जितनी लाइन वाई एक्सिस के क्लोज होगी उतना ज्यादा स्लोप होता चला जाएगा, मतलब लाइन उतनी ज्यादा स्टीप होगी। क्लियर हुआ? हाँ जी सर क्लियर हुआ। अगर आप ये लाइन देखो तो बेटा ये लाइन बिल्कुल बीचों बीच आ रही है, बिल्कुल बीचों बीच लाइन आ रही है। तो यहां पे क्या होगा, मेरे पास स्लोप 1 आया कि भाई यहां पे भी 50% हिस्सा है और यहां पे भी 50% हिस्सा है, तो मेरे पास बेटा यहां पे क्या आया, 1 आया। तो मैथमेटिकली इस तरीके से समझाया जाता है कि अगर 1, 2 और 0.5 आ रहा है तो ये हमें लाइन के स्लोप की बात बताता है कि लाइन कितनी स्टीप है। बात समझ में आई? हाँ जी सर बात समझ में आई। अब बेटा 2 मिनट और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दो, पहले तो यहाँ पे मैं एक फाइनली बात यहाँ पे हम लिख देते हैं कि स्लोप ऑफ ए लाइन क्या हुआ। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या हुआ, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि m, इसको m से दिखाते हैं स्लोप को, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बेटा बस मैं आपको इतना सा भी अगर रटवा देता तो आपका काम खत्म हो जाता कि भाई ये लाइन का स्लोप होता है। लेकिन रट्टा मार के बेटा आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते लाइफ में, आपको समझनी पड़ेंगी चीज़ों को, लॉजिक डेवलप करने होंगे। तो ये स्लोप ऑफ ए लाइन हुआ। अब हम बात करें
यहाँ पे अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे हमारा, अगर मैं एंगल की बात करूँ बेटा, मैं एंगल की बात करूँ, ये पूरा क्या होता है सर, ये पूरा ये मेरा 90 डिग्री होता है। ध्यान से सुनना बेटा, ये पूरा क्या होता है सर, 90 डिग्री होता है। अगर ये लाइन इसको बीचों बीच बेटा कट कर रही है, तो यहाँ पे एक 45 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? टोटल मेरा 90 डिग्री है, बीचों बीच बेटा एक लाइन मैंने खींच दी, तो ये मेरा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ जी सर बिल्कुल 45 डिग्री का एंगल बनेगा। और जल्दी बताओ बेटा मुझे कि tan 45, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि tan 45 डिग्री क्या होता है? tan 45 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है सर? tan 45 डिग्री 1 होता है। और बेटा यहाँ पे भी आपका स्लोप ऑफ ए लाइन क्या निकला सर? 1 निकला। क्या बात है बेटा, क्या बात है, देखो 1 निकला। अब इस बात को समझो कि स्लोप का मतलब बेसिकली एंगल ही होता है। tan 45 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ पे भी आपके पास 1 आया। सर थोड़ा सा और समझाओ, थोड़ा सा अगर मैं और समझाऊं आपको कि tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, इसको ध्यान से समझो। हाँ सर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अगर मैं यहाँ पे बेटा अगर आपसे बात करूं तो जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो यहाँ तक की बात हो रही है, और ये वाली लाइन यहाँ तक, ठीक, जो ये आपके पास लाइन है, ये लाइन क्या है बेटा? y2 माइनस y1 ही तो है। ये वाली लाइन आपके पास, ये टोटल क्या है सर? टोटल y2 है, ये y1 है। इतनी जो लाइन है आपके पास क्या है? y2 माइनस y1 ही तो ही। और ये वाली आपके पास लाइन क्या हुई? ये टोटल क्या है सर? x2 है, ठीक है। और x2 में से अगर आप x1 लेस कर दोगे तो आपके पास ये वाली लाइन आ जाएगी, x2 माइनस x1। हाँ जी सर, आपके पास ये आ गया। बड़े ध्यान से समझो। और अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपके पास ये क्या है? एक एंगल है, यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ कि एक एंगल है यहाँ पे हमारे पास थीटा, और मैं आपको बोलूँ अब tan थीटा आप निकालो, तो बेटा tan थीटा आपके पास क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस सर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और बेटा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 हमने सोल्व कर रखा है, हमारे पास क्या आ रहा है? 1 ही तो आ रहा है बेटा, 1 ही तो आ रहा है। तो ये मैथमेटिकल तरीका हुआ समझने का, और ये मैंने बेटा आपको पूरा लॉजिक से समझाया। तो स्लोप ऑफ ए लाइन बेटा कुछ नहीं है, स्लोप ऑफ ए लाइन बात करता है tan थीटा की। आगे हम ये पढ़ने वाले हैं, आगे बेटा मैथमेटिकल तरीके से ही इस चीज को समझने वाले हैं। अब फटाफट बेटा आप ये नोट करो, ठीक है? ठीक है सर। अब देखते हैं बेटा इसका मैथमेटिकल, कि मैथमेटिकली हम कैसे इसका फॉर्मूला निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है, मेन चीज बेटा आपने सीख लिया, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आपको थीटा दिया गया है, सबसे पहले आप ये समझो केस क्या है आपका। केस 1, व्हेन एंगल इज ए एक्यूट, मतलब यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव स्लोप बन रहा है, 90 डिग्री से कम आपके पास अगर यहाँ पे स्लोप बनता है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे? जल्दी बेटा फटाफट हमें इसमें स्पीड खींचनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ कि भाई ये x1 है और ये y1 है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ये आ गया बेटा x2 और ये मेरे पास आ गया y2, ठीक। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि ये BE बेटा आपके पास क्या होगा? BE की अगर मैं आपसे यहाँ पे लेंथ पूछूं तो क्या होगी सर? ये BC टोटल हमारे पास y2 है। और अगर हम बात करें यहाँ पे EC की, तो यहाँ बेटा मैं एक यहाँ पे लाइन इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पे F। तो DF मेरे पास y1 है, DF बिल्कुल पैरेलल है EC के, तो EC भी मेरे पास y1 हुआ। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे BE की, तो BE मेरे पास क्या आएगा बेटा? BE मेरे पास आ जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ बेटा यहाँ पे DE की, DE कैसे निकलेगा? ये टोटल क्या है? AC मेरे पास क्या है सर? AC है मेरे पास x2, ठीक है। x2 में से अगर मेरे पास AF क्या है सर? x1। तो x2 में से अगर मैं x1 लेस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा। हाँ जी सर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई फाइंड, आपको क्या करना है? फाइंड करो tan थीटा, आपको निकालना है। आप कैसे निकालोगे सर? tan थीटा आता है, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या आ गया सर? परपेंडिकुलर हो गया y2 माइनस y1 और बेस मेरे पास हो गया x2 माइनस x1। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल।
यहां तक अच्छे से क्लियर। अब जल्दी बताओ बेटा y2 आपके पास क्या है? सर y2 मेरे पास 12 है और y1 हमारे पास यहाँ पे 3 है। वैसे ही बात करूं x2 की, x2 16 है और x1 क्या है सर? x1 मेरे पास यहाँ पे 4 है। आपके पास बेटा यहाँ पे क्या आया? 9 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे 6 3 3 9 3 चौके 12, तो tan थीटा बेटा आपके पास यहाँ पे कितना आ गया सर? tan थीटा आ गया 0.75। 0.75 ही बेटा आपका इस लाइन का स्लोप होगा। क्लियर हुआ? यही हमने समझा था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो 0.5 क्या बेटा इस लाइन का स्लोप हुआ। और मैंने आपको क्या बताया था? स्लोप को हम डिग्री की फॉर्म में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। उसकी मैं बात करूं अगर, तो जैसे यहाँ पे tan थीटा है, तो अगर आप tan को उधर ले जाओ, 12th क्लास का बेटा आप पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? इसका बेटा आपको अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। tan इनवर्स 0.75, tan इनवर्स 0.75 ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? ये तकरीबन 36.87 डिग्री बेटा आपका यहाँ पे एंगल बनेगा। ये अप्रोक्स ये आपके पास यहाँ पे आएगा। तो स्लोप ऑफ ए लाइन हमने यहाँ पे समझ लिया, कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप डिग्री में भी निकाल सकते हो और एक तरीके से आपके पास tan थीटा का फॉर्मूला निकालो तो 0.75 भी ये बताता है कि लाइन कितनी स्टीप है। क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। अब एक चीज बताओ आप, एक छोटा सा बेटा आपका टेस्ट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक अल्फा है। अब मैं कहूं आप मुझे tan अल्फा निकाल के बताओ। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं भाई फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है tan अल्फा। तो tan अल्फा आपके पास क्या आएगा सर? tan अल्फा की अगर हम बात करें तो अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बेटा इस केस में आपके पास परपेंडिकुलर क्या हुआ सर? परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हुआ? BC हुआ और बेस हमारे पास क्या हुआ? AC हुआ। अगर अल्फा की बात हो रही है तो बेस क्या होगा बेटा? AC होगा। हाँ जी। और परपेंडिकुलर क्या होगा? BC होगा। BC बेटा आपके पास क्या था सर? BC की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो y2 यहाँ पे क्या होगा? 12, ठीक है बेटा। BC यहाँ पे क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का बेटा डिस्टेंस क्या है? y2 है जो कि 12 है। और यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक की बात करें तो 16 है। हाँ जी सर, बिल्कुल 16 है। इसको सोल्व करो, 4 3 12, 4 चौके 16। तो बेटा अगेन आपके पास अगर मैं tan अल्फा की भी बात करूं तो tan अल्फा भी आपके पास क्या आया सर? tan अल्फा भी हमारे पास यहाँ पे 0.75 ही हमारे पास आया। और अल्फा अगर मैं यहाँ से निकालूंगा tan इनवर्स 0.75, अल्फा भी डिग्री में कितना आ जाएगा? 36.87 डिग्री। बेटा ये अप्रोक्स है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो यहां से हमने क्या समझा? हमने एक ये चीज समझी कि एक जो लाइन होती है ना, लाइन, इस लाइन पे बेटा आप कोई भी पॉइंट ले लो, उन सभी पॉइंट पे आपका स्लोप बेटा सेम ही आएगा। बिल्कुल सेम ही आपका स्लोप आएगा। डिग्री जो एंगल है बेटा, चाहे आप एंगल यहां बनाओ, एंगल यहां पे बनाओ, ठीक है ना, यहाँ पे एक और बेस खींच लो, फिर एंगल बनाओ, सब बेटा सेम ही यहाँ पे आपके एंगल आएंगे। यहां तक समझ में आया? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। तो यहाँ पे हमने अगेन बेटा क्या, अगेन बस यही है, हमने क्या फॉर्मूला देखा यहाँ पे? m इज इक्वल टू y2। m क्या होता है बेटा? m रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ ए लाइन। tan थीटा को रिप्लेस करके हमने बेसिकली यहाँ पे बोल सकते हो कि tan थीटा की जगह पे हमने यहाँ पे क्या रख दिया? m रख दिया। क्या रख दिया बेटा? सर यहाँ पे m रख दिया, ठीक है। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये जो है ये क्या होगा सर? यही हमारी बात करेगा स्लोप ऑफ ए लाइन की, स्लोप ऑफ अ लाइन। अब यहां पे हमने देखा जब एंगल एक्यूट है तो क्या होगा। अब हम बात करेंगे जब एंगल हमारा 90 डिग्री से बेटा ऊपर का बन रहा है। अब ये वाला केस देखो, यहाँ पे अगर मैं इस वाले केस की बात करूं, अब मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ पे मेरा क्या एंगल बन रहा है? यहाँ पे मेरा एंगल देखा जाए तो 90 डिग्री से ऊपर का बन रहा है। ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। और नेगेटिव स्लोप बेटा कंसेप्ट में तो हम समझ चुके हैं, नेगेटिव स्लोप। अब इसको बस थोड़ा सा मैथमेटिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर मैं कोई भी कोऑर्डिनेट ले लूं, मान लो यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट ये ले लिया, ठीक है, ये मैंने एक ले लिया।
और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैंने दे दिया कि भाई ये क्या है, x1 और y1 हो गया। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे बेटा मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ले लिया। ठीक, अच्छा जी, अब मैंने इसको नाम क्या दे दिया, x2 y2, x2 एंड y2। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल यहां तक क्लियर। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अब आप मुझे एक चीज यहां पे बताओ, इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहां से हटा देता हूं। एक चीज आप मुझे बताओ, इस लाइन, जैसे यहां पे एंगल क्या बन रहा था, थीटा बन रहा था, इस लाइन को बेटा थोड़ा सा मैं अगर एक्सटेंड कर दूं तो यहां पे भी क्या बनेगा, यहां पे भी थीटा का ही एंगल बनेगा। पीछे बेटा भी हमने कंसेप्ट पढ़ा, समझाया, आपको प्रूफ भी दिखाया कि इस लाइन पे बेटा कहीं पर भी आप स्लोप चेक करो सेम ही आएगा। तो इसको भी बोल सकता हूं कि ये थीटा बनेगा। हाँ जी सर, ये एंगल भी थीटा ही बनेगा। जब बेटा ये थीटा है तो ये आपके पास क्या होगा, ये टोटल 180 डिग्री, तो ये आपके पास क्या आएगा सर, ये 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। और आपको ये थीटा ही कैलकुलेट करना है। अगर आपने ये थीटा कैलकुलेट कर दिया तो आपका काम हो गया। यही तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस लाइन का स्लोप क्या है। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर आपके पास ये वाला, इसका मैंने क्या नाम दिया था बेटा, इसका मैंने यहाँ पे नाम दिया, ये जो कोऑर्डिनेट है ये x2 और y2 है, जो ये कोऑर्डिनेट है x2 y2 है। आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे इसकी लेंथ देखनी, ये क्या आएगा, जल्दी बताओ बेटा, ये यहाँ पे क्या आएगा, ये टोटल क्या है सर, ये मेरे पास y1 है, ये y1 है। और इतनी अगर मैं बात करूं सर, ये क्या है, ये y2 है। हाँ जी सर, ये y2 है। y1 में से y2 लेस करूंगा तो ये आ जाएगा। हाँ जी सर आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, y1 माइनस y2 लिख सकते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं इसकी बात करता हूं, इसकी ये लेंथ क्या है, यहां से लेकर यहां तक क्या है सर, ये x2 है। और यहां से लेकर यहां तक क्या है सर, ये x1 है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 आ जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल, ये मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं बेटा अब यहां पे बोलूं कि आप 180 डिग्री माइनस थीटा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहां पे बेटा मैं आपको दे रहा हूं कि आपको फाइंड करना है tan 180 डिग्री माइनस थीटा। आप इस तरीके से ना करके बेटा इसको ऐसे लिखो, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। चलो हम एक काम करते हैं, यहां पे हम लेते हैं, इसका नाम देते हैं, इस एंगल का नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, इस एंगल का मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, इस एंगल का मैंने नाम दे दिया AB। ठीक है, AB बेटा यहाँ पे लिखने का कहीं पे भी प्लेस नहीं है, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं कैसे भी करके। इस पॉइंट का क्या है B, और यहाँ पे क्या बेटा C। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि एंगल ABC कितना है सर, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं आपको कह रहा हूं, अब थीटा इधर ले आओ, थीटा इधर ले आओ। ठीक है, 180 डिग्री माइनस एंगल ABC। अब मैंने आपको कहा भाई आप क्या करना है, आपको फाइंड करो, थीटा आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं भाई टेकिंग tan बोथ साइड। हमें थीटा क्यों फाइंड करना है बेटा, हमें थीटा ही तो चाहिए। ठीक है, हमें थीटा चाहिए। अब tan बोथ साइड ले लोगे तो आपके पास क्या जाएगा बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस एंगल ABC। ठीक है ना, एंगल ABC। अब एक चीज बताओ बेटा, अगर हम यहां चले 180 डिग्री माइनस हमारा एंगल बन रहा है 180 डिग्री, बेटा 180 डिग्री माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारा क्या होता है सर, नेगेटिव होता है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस tan एंगल मेरे पास क्या आ गया AB एंड C। ठीक है, ये मेरे पास बेटा एंगल आ गया। अच्छा अब जल्दी बताओ बेटा, अगर मेरे पास एंगल AB और C है और यहाँ पे tan दिया गया है तो कैसे लगाऊंगा बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। हाँ जी सर बिल्कुल, ये माइनस का साइन है, परपेंडिकुलर क्या है सर, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा सर, x2 माइनस x1। ठीक है बेटा, x2 माइनस x1। तो tan थीटा फाइनली मेरे पास क्या आ गया, tan थीटा y2 माइनस y1
डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आपके पास यहाँ पे tan थीटा आ गया, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, जैसे हम लिखते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अरे सर आप ये रिपीट क्यों करवा रहे हो, सेम ही आपने पीछे कराया, यहाँ पे भी आपने सेम बात यहाँ पे हमें लिखवाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। तो बेटा समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इन बोथ केसेस ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट फॉर्मूला टू फाइंड द स्लोप विल रिमेन सेम। फॉर्मूला बेटा आपका यही रहेगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको कि भाई अगर स्लोप नेगेटिव है तो क्या फार्मूला होगा, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो क्या फार्मूला होगा। दोनों केसेस में आपका फार्मूला सेम रहेगा। जब नेगेटिव स्लोप होगा ये फार्मूला आप लगाओगे तो बेटा अपने आप ही स्लोप आपका नेगेटिव में आ जाएगा, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आई। तो हमने बेटा एक कंसेप्ट यहाँ पे कवर कर लिया, अगर पॉजिटिव स्लोप है तो क्या होगा, अगर हमारा यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन रहा है तो इस केस में हमारा क्या होगा, ये मैथमेटिकली भी हमने समझ लिया। जल्दी बेटा इसको नोट करो, इस केस को बेटा नोट कर लिया होगा, इसको भी नोट करो बेटा, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट अपने कंसेप्ट पे। एक छोटा सा बेटा, एक छोटा सा कंसेप्ट आपका यहाँ पे रह गया, स्लोप ऑफ ए वर्टिकल लाइन। हमने 3 टाइप के बेटा स्लोप तो कवर कर लिए कि नेगेटिव स्लोप क्या होगा, जीरो स्लोप क्या होगा, जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो जीरो स्लोप होता है, और पॉजिटिव स्लोप क्या है बेटा, ये हमने कवर कर लिया। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती है तो वर्टिकल लाइन का क्या स्लोप आएगा बेटा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी समझते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले लेता हूँ। मैंने मान लो कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लिया, ठीक है, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आया, और ये क्या बेटा, यहाँ पे मान लो कि ये 3 है और ये भी आपके पास 3 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे 3 आ गया। ठीक, अब हम बेटा थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने बेटा एक और कोऑर्डिनेट ले लिया, एक और कोऑर्डिनेट ले लिया, अब यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ तो बेटा ये 3 है, 3 ही रहेगा, तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,6, ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि आपके पास एक ये लाइन जो है ए बी, ये ए बी, आप ए बी का यहाँ पे स्लोप मुझे निकाल के बताओ क्या होगा। हम एक काम करते हैं, इसके नाम दे दें, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, कोऑर्डिनेट यहाँ पे x1 दे दें, x1, और ये क्या हो गया सर y1 हो गया। ठीक है जी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये बेटा 3 3 है, ये तो x1 ही रहेगा। हाँ जी सर, ये x1 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, ये आपके पास y2 हो गया। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूं बेटा आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ ए लाइन। किसका स्लोप निकालना है सर, आप बात कर रहे हो ए बी के स्लोप की, ए बी का स्लोप निकालना। बेटा फॉर्मूला क्या पड़ा सर, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 की बात करूं, y2 कितना है सर 6 है, और y1 यहाँ पे 3 है। अगर हम x2 की बात करें बेटा, तो x2 के प्लेस पे बेटा x1 ही है, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हो। हाँ जी सर बिल्कुल 3, और x1 आपका क्या है सर, x1 भी है, मेरे पास 3 है, तो मेरे पास क्या आ गया, ओ माय गॉड सर 3 डिवाइडेड बाय 0 आ गया। और बेटा अगर ये बात तो बेटा सबको पता है, अगर यहाँ पे डिवाइड में 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, जो नंबर हमारे पास आया वो क्या आया सर, नॉट डिफाइंड आया। सर इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि वर्टिकल लाइन, जब भी एक वर्टिकल लाइन होगी उसका स्लोप हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। हाँ बेटा हाँ, उसका स्लोप हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। ये बात तो हुई बेटा रटने वाले बच्चों की। अब समझने वाले बच्चों की हम बात करते हैं कि ये नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है। हम बात कर रहे हैं ना रिलेशन की, हम बात करें नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है। मैथमेटिकली तो समझ में आ गया, नीचे 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड आएगा। अब लॉजिक को समझो, हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, हम बात करते हैं ये क्या होता है बेटा x, और ये क्या होता है आपके पास y। हम बात करते हैं कि x में चेंज आने से y में कितना चेंज आ रहा है। जब बेटा x में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, x तो 3 है, कांस्टेंट है, जब x में कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो बेटा y की स्टडी क्या करोगे। यही तो स्टडी करें ना कि x में चेंज आने से y में कितना चेंज आ रहा है। x में तो चेंज ही नहीं आ रहा, तो बेटा y की स्टडी तो फेल हो गई ना। तो इसलिए कहा गया कि जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना, y एक्सिस के एकदम पैरेलल एक वर्टिकल जो लाइन है उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा।
बात समझ में आई? नोट डिफाइन क्यों होगा? हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। ठीक है, नोट करो बेटा इसको आगे, फिर चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। अब चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, कंसेप्ट नंबर 6। अब कंसेप्ट नंबर 6 में हमें क्या पढ़ना है? अगर हमें दो लाइंस बेटा पैरेलल गिवन हो तो उनके स्लोप का क्या रिलेशन होगा, ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि भाई मुझे लाइन यहाँ पे ए बी लाइन दी गई है, लाइन ए बी लाइन क्या बेटा? पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है जी, पैरेलल है पी क्यू के। और ए बी लाइन आपका एंगल बना रही है यहाँ पे थीटा का, और पी क्यू लाइन आपका एंगल बना रही है यहाँ पे अल्फा। सबसे पहले बेटा एक छोटी सी बात आप मुझे बताओ, अगर दो लाइन आपस में बेटा क्या है? पैरेलल हैं, तो उनके जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? अरे सर बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके एंगल हमेशा बराबर होंगे। तो बेटा अगर एंगल बराबर हैं तो स्लोप भी तो इक्वल होगा। यही तो आपको बताया कि स्लोप क्या है बेटा? एंगल ही तो है। हाँ जी सर बिल्कुल। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे हम लिख सकते हैं इफ ए बी जो है पैरेलल है पी क्यू के, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका थीटा है वो अल्फा के बराबर आएगा। हाँ जी, और अगर मुझे इसको स्लोप की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा? टेकिंग tan बोथ साइड। हाँ जी सर बिल्कुल, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। तो मेरे पास बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा बेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये लाइन जो है L1 है और ये लाइन बेटा क्या है? L2 है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि tan थीटा बेटा ये है, तो ये जो स्लोप है लिख रहा हूँ मैं, लाइन 1 का स्लोप है इसको लिख देते हैं m1, और ये लाइन 2 का स्लोप इसको लिख देते हैं m2। तो बस बेटा ये बेसिक सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप बराबर होंगे। समझ में आया? हाँ जी सर अच्छे से समझ में आया। अब चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है, अगर लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे मान लो लाइन क्या है? मान लो ए बी लाइन क्या है? ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है बेटा, परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, पी क्यू लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इनका जो स्लोप आएगा उसका क्या रिलेशन आएगा बेटा, ये आपको बताना है। अब जो लाइन ए बी जो लाइन है ये मान लो ये एंगल बना रही है यहाँ पे थीटा, ठीक, और ये पी क्यू जो लाइन है बेटा ये एंगल यहाँ पे बना रही है मान लो अल्फा। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर। एक चीज बताओ छोटी सी, अगर एक लाइन है मान लो ये ए बी लाइन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, क्या बेटा? ए बी लाइन है ये परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। तो बेटा ये जो ए बी लाइन जो यहाँ पे पी क्यू को टच कर रही है और बोल सकते हैं यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी सर बिल्कुल बनेगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनेगा। अगर बेटा अगर ऐसा है तो कहने का मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री बनेगा। हाँ जी सर बिल्कुल, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। अच्छा अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, ये एंगल आपके पास क्या आएगा? अगर ये एंगल सर थीटा है तो इसको आप लिख सकते हो कि भाई ये 180 डिग्री माइनस थीटा है। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल, यहां तक क्लियर। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि अगर ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू तो उस केस में क्या होगा बेटा? यहां पे मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इन तीनों एंगल को ऐड करके लिखना चाहता हूं। इन तीनों एंगल को जब मैं ऐड करूंगा तो बेटा किसके बराबर आएगा? सर 180 डिग्री के बराबर आएगा। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। 90 डिग्री प्लस बेटा अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा, बेटा किसके बराबर आएगा? सर ये 180 डिग्री के बराबर आएगा। ये बेटा ये कट जाएगा यहाँ से। हाँ जी सर यहाँ से कट जाएगा। मेरे पास थीटा क्या आएगा? सर थीटा आपके पास आ जाएगा उधर लेके 90 डिग्री प्लस अल्फा। अब मैं कह रहा हूं भाई टेकिंग tan बोथ साइड, मैं बोथ साइड बेटा tan ले रहा हूं, टेकिंग tan बोथ साइड। मेरे पास आ गया यहाँ पे क्या आ गया बेटा? यहाँ पे मेरे पास आ गया tan थीटा और यहाँ पे मेरे पास आ गया tan 90 डिग्री प्लस अल्फा। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे क्या था सर?
सर यहाँ पे 90 डिग्री आता था। 90 डिग्री प्लस अल्फा की अगर बात हो रही है तो हम यहाँ पे सर सेकंड क्वाड्रेंट में फोल्ड कर जाएंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में फोल्ड करेंगे तो वहां पे 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। पहली ये बात। दूसरी ये बात मैंने आपको बताया था वर्टिकल लाइन पे, ठीक है, वर्टिकल लाइन पे एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एंगल बदल जाते हैं। और 10 किस में बदलता है सर, 10 कोट में बदलता है। तो बेटा दो बातें हो गई, एक तो ये नेगेटिव में आएगा, दूसरा ये कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास बेटा क्या आ गया, कोट अल्फा आ गया। अब बेटा एक बात बताओ, कोट अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, -1 बाय में 10 अल्फा लिख सकते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, इस लाइन को मान लेता हूं, ये लाइन क्या है, L1 है, और ये लाइन बेटा मेरे पास L2 है। L1 लाइन बेटा थीटा, हाँ जी सर थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये स्लोप मेरे पास जो आया, ये लाइन 1 का स्लोप है, इसको मैं लिख देता हूं M1, ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ पे माइनस, अब ये अल्फा आ गया, हाँ जी सर। अब इसको मैं बोल देता हूँ कि ये लाइन 2 का स्लोप है, 10 अल्फा क्या होगा, लाइन 2 का स्लोप, यहाँ पे लिख देते हैं M2। इसको बेटा इस साइड ले जाओ तो आपके पास फाइनली क्या होगा, M1 मल्टीप्लाई M2 इक्वल टू -1। बेटा देखो ये आपके पास फाइनली रिजल्ट आ गया। तो आपने क्या समझा सर, हमने ये समझा अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -1 आएगा। बेटा ये समझने वाली बात है, ठीक है। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी सर अच्छे से क्लियर हुआ। एक छोटा सा डाउट एक बच्चे का कि सर जब दो लाइन परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे और उनके स्लोप को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे पास -1 आ रहा है, ये डेरिवेशन तो आपने समझा दिया, बट हम ये फील नहीं कर पा रहे कि -1 क्यों आ रहा है। बेटा फील भी कराएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही बढ़िया डाउट आपने पूछा। एक बात बताओ मुझे बेटा, अगर ये एक लाइन है, मैं कह रहा हूं ये एक लाइन है, ठीक है ना, इसका स्लोप मैं कह रहा हूं, इस लाइन का स्लोप आपको दिया हुआ है 2, बड़े ध्यान समझो, इस लाइन का स्लोप आपको 2 दिया गया है। अब ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर कब होगी बेटा, इस लाइन का जब आप एग्जैक्ट इनवर्स कर दोगे तभी तो उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर होगी। थोड़ी सी भी ये लाइन दाएं बाएं हुई तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली इसको इनवर्स बनाना पड़ेगा तभी ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। समझो बेटा, फील करो। अच्छा, अब बेटा इसका स्लोप अगर 2 है और ये एग्जैक्टली आपने इसको ऐसे इनवर्स कर दिया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कर दिया, तो अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा, स्लोप क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। अब इसका 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा स्लोप। हाँ जी सर 1/2 इसका स्लोप हो जाएगा। और बेटा इस केस में क्या होता है, स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है तो इसके आगे नेगेटिव का साइन लग जाएगा। हाँ जी सर नेगेटिव का साइन लग जाएगा। अब बेटा जब आप इन दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बेटा क्या बचेगा, -1 ही तो बचेगा। और यही हमने निकाला, M1 मल्टीप्लाई M2 करोगे तो -1 आपके पास यहाँ पे आएगा। अब बात समझ में आ गई? अब फील आ रहा है कि दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमेशा -1 आएगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा।